जैसे प्राकृतिक आपदाओं, कीट, जीव एवं बीमारियों तथा प्रतिकूल मौसम अवस्थाओं आदि से हम खुद को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। क्या बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई कर देती? बिल्कुल, बीमा कंपनी से नुकसान की भरपाई हो जाती। बीमा प्रीमियम के नाम पे थोड़ा खर्च होता, पर नुकसान की भरपाई तो हो ही जाती। बेटी की शादी और पढ़ाई तो न टलती। लो कर लो बात। पहले खेत की मालगुजारी, सिंचाई, बीज का खर्च और अब ये नया खर्च हम गरीब किसान कहाँ से लाएंगे? क्या यह LIC वाला बीमा है क्या? उधर आदमी के मरने पर पैसा मिलता है, तो क्या इसमें फसल बर्बाद होने पर पैसे मिलते हैं? थोड़ा धीरज रखिए, हम सब बताएंगे आपको। सरकार ने पहले से लागू राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में सुधार करने और योजना को आसान और अधिक किसान हितैषी बनाने के लिए एक अध्ययन दल बनाया। इस दल की अनुशंसाओं और विभिन्न हितधारकों के विचार या टिप्पणियों पर आधारित बदलाव कर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तैयार की गई है। जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को हिदायत दी गई है कि आवंटित बजट का उपयोग महिला किसानों के लिए उनकी जनसंख्या के उत्पाद में ही होना चाहिए। क्या केवल वही किसान महिला इसका फायदा उठा सकते हैं जिनके नाम जमीन है? नहीं साध्वी बहन, इसमें अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान, जिनमें बटाईदार, किराएदार आदि शामिल हैं, सभी महिला किसान इस योजना में शामिल होने के योग्य हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या वैसे ही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जिन्होंने किसी बैंक से कर्ज लिया हो, या कोई भी किसान शामिल हो सकते हैं इसमें? नहीं साध्वी, वैसे सभी किसान भाई बहन जो वित्तीय संस्थाओं से मौसमी कृषि कार्य के लिए कर्ज लेकर अधिसूचित फसलों की खेती करते हैं, यानी कर्जदार किसान, तो उनके लिए ये अनिवार्य है। अन्य सभी किसानों के लिए बीमा करवाना उनकी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सभी किसान बीमा करवाएं, ताकि फसलों के नुकसान होने की स्थिति में किसान आर्थिक भार को झेल सके। अब आज के लिए इतना ही। चर्चा जारी रहेगी यहीं पर इसी वक्त दूसरे दिन। लाडली बेटी डिम्पी को उसके ससुराल कर गए। कितना समय हो गया, तक उसके घर वापसी क्यों नहीं हुई? कब आएगी वो? कब देखूंगी उसका भोला भाला मासूम चेहरा? हे ईश्वर, मेरी बच्ची की रक्षा करना। पूरे 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी मंदिर जाकर। डिम्पी रानी, तू अब तक घर क्यों नहीं आई मेरी बच्ची? क्या क्या अजय तुझे देखती मोम की तरह पिघल गया? क्या अजय के घर वालों ने तुझे दोपहर के खाने के लिए रोक लिया, या फिर अजय के घर वालों ने तुझे कमरे में बंद कर दिया जैसे कठोर राजा राजकुमारियों को सजा देने के लिए करते थे? हेलो हेलो डिम्पी, तू जवाब क्यों नहीं दे रही? लगता है किसी संकट में होगी। मुझे खुद ही जाना पड़ेगा वहां, इस रात से पर्दा उठाने के लिए। मम्मी, मैं आ गई। आपकी लाडली बेटी आ गई। हे भगवान, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। घर आने में इतनी देरी क्यों हो गई तुझे? मैं कितनी परेशान हो गई थी। क्या वो लोग तुझे आने नहीं दे रहे थे क्या? मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी तेरी। मुझे कोई रोक सके? ये जमाने में दम नहीं मम्मी। जमाना मुझसे है, मैं जमाने से नहीं। शाबाश मेरी बिटिया, ये आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना, तभी तो इस बेहतर जमाने से लड़ सकेगी। अब बैठ। अच्छा बता, वहाँ क्या हुआ?
मम्मी मुझे वहाँ सब लोगों ने देखा और बहुत खुश हो गए। अजय की मम्मी ने तो मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी कि डिम्पी तू ऐसे ही हमारे घर आती रहा कर, हमें तुझे देख के बहुत प्रसन्नता होती है, ऐसे हमारे घर आया कर और चमन के फूल खिलाती रहा कर। तू सच कह रही है डिम्पी? हाँ मम्मी मैं सच कह रही हूँ। इसका मतलब मोम आखिर पिघल ही गया। मोम पिघल गया? ये क्या कह रही हो मम्मी? वो लोग मोमबत्ती जलाकर नहीं बैठे थे, घर में लाइट जल रही थी। मेरी मासूम भोली भाली बिटिया, ये एक कहावत है, माना कि अभी कली को फूल बनने में समय है, जब तू बड़ी हो जाएगी फूल बन जाएगी तब तुझे इसका मतलब समझ आएगा। अगर फिर भी इसका मतलब नहीं समझी ना तो मैं तेरे को समझा दूं। पक्का वादा? हाँ हाँ पक्का वादा। तू ही बता, आज तक मैंने तुझसे कोई झूठा वादा किया है? नहीं मम्मी, कभी नहीं। आपका दिल भी सच्चा है और चेहरा भी सच्चा है। डिम्पी, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुम अजय के परिवार से मिलने क्यों गई थी? तुम्हें पता नहीं है कि उसका परिवार हमारा दुश्मन है? मम्मी अब मैं क्या जवाब दूं डैडी को, क्या बोलूं? तू कुछ मत बोल मेरी प्यारी बच्ची, तेरी डैडी से मैं निपटूंगी। आपको जो प्रश्न करना है, जो पूछना है मुझसे कीजिए, डिम्पी से नहीं। मैं सवाल पूछ चुका हूं, अब जवाब देने की बारी तुम माँ बेटी की है। बेटी की बजाय मैं जवाब देती हूँ आपको। आपने जो दुष्कर्म किया है उसके लिए माफी मांगने गई थी डिम्पी वहां। मैंने दुष्कर्म किया है? क्या दुष्कर्म किया मैंने? आपने अपने खतरनाक गुंडों को अजय के घर भेजकर उसके परिवार वालों को डराया धमकाया। ये बात जब डिम्पी को पता चली तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझसे आज्ञा लेकर वो अजय के घर गई। आपको अगर अपने मन की भड़ास निकालनी है तो आप मुझसे कहिए, मुझे डांटिए। कसूरवार मैं हूं, दोष मेरा है, लेकिन हमारी इकलौती औलाद को ये सब मत कहिए। उसका नन्हा सा दिल ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अब इस तरह घूर घूर कर क्या देख रहे हैं आप मुझे? मैंने जो आपको उत्तर दिया उससे आपका समाधान नहीं हुआ क्या? तुम दोनों के बहस के आगे मैं हाथ जोड़ता हूं। तुम जीती, मैं हारा। अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मम्मी ये डैडी ने आपको नमस्कार क्यों किया? शुक्र है डिम्पी कि उन्होंने नमस्कार ही किया, वरना वो साष्टांग नमस्कार भी कर सकते थे। साष्टांग नमस्कार? वो क्या होता है मम्मी? डिम्पी, तेरे डैडी जिस दिन साष्टांग नमस्कार करेंगे ना तुझे खुद समझ आ जाएगी। उस दिन तुझे बताना नहीं पड़ेगा। वो तो मैं भी जानती हूँ मम्मी, आप मेरी शब्दकोश जो हो। शब्दकोश? वो क्या होता है? मम्मी इतने आसान शब्द का मतलब नहीं मालूम आपको? शब्दकोश अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इसे डिक्शनरी कहते हैं। तो बेटा तू मुझसे हिंदी में बोला कर। तुझे पता है अंग्रेजी में मेरा हाथ थोड़ा टाइट है, मतलब कि तंग है। मैं समझ गई मम्मी, जैसा आपका। हुकुम सिंह। जी 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 माई बाप। यादव। जी सर। तुम दोनों को मैंने बोला था कि डिम्पी पे नजर रखो, उस पे पहरे लगाओ, वो अजय से मिल न सके। देखिए वो तो अजय से मिलने के लिए उसके घर पे पहुंच गई। सरकार, मैंने आपकी इस पुत्री पर पूरी नजर रखी हुई थी, पर उसने पता नहीं मुझे कैसे चकमा दे दिया। और मैंने सरकार उसकी गाड़ी का पीछा भी किया था, लेकिन उसने ऐसा यू टर्न मारा कि एकदम गायब हो गई। अब बताइए मैं भला क्या कर सकता? और यादव तुम, तुम्हारे साथ क्या हुआ? हुजूर, पता नहीं किस कमबख्त की नजर लग गई, मेरी मोटरसाइकिल का टायर ही पंचर हो गया। अरे यादव, सरकार से डरो कुछ, झूठ तो मत बोलो, वरना वो तुम्हारी गाड़ी का दूसरा टायर भी पंचर कर देंगे। सरकार, ये गली के नुक्कड़ में पाव भाजी खा रहा था और ऊपर से उसको कह रहा था बटर और डाल दे, नींबू निचोड़ दे। हुकुम सिंह, इतना झूठ बोलोगे ना तो भगवान आपको अगले जन्म में बंदर बनाएगा। चुप रहो। तुम दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये तो मैं कसूरवार हूं जो तुम दोनों को एक महत्वपूर्ण कार्य दिया। दबाओ जाओ यहां से। सरकार, मेरा यादव से कोई वास्ता नहीं। अब तो मेरे अंदाता है
आपने मुझसे वादा किया था, बस मुझे मेरे पैसे दे दो। मैं तो ऐसे गायब हो जाऊंगा जैसे गधे के सर से सींग। तुम्हारा नाम हुकुम सिंह नहीं, लालची सिंह होना चाहिए। मेरा काम हुआ नहीं, तूने पैसे मांगने शुरू कर दिए। यादव, तुम भी दफा हो जाओ यहाँ से। मैं भी चला जाऊंगा मालिक, और यहाँ से निकलकर सीधा भगवान के मंदिर जाऊंगा और वहां जाकर पूजा पाठ करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी सुपुत्री को सीधी राह पर चलाए। बस मुझे पूजा पाठ के लिए 200 रुपये चाहिए हो जो। मेरी बेटी के लिए पूजा पाठ कराने वाले तुम लोग कौन होते हो? चलो भगो यहाँ से। मैं बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा मतलब? शिबा, इधर तो आना। मैं क्यों भाग जाऊं? ये बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, तेरे सर पे जितने बाल है वो भी नहीं बचेंगे, गंजा हो जाएगा। भाग जा। अच्छा, क्या बोलते हो? भाग जा। सच बोल रहा हूँ। अच्छा, अरे बाप रे। रहने दो शिबा, जिनको भागना था तुम्हारी आवाज सुन के ही भाग गए। अब तुम आराम से मेकअप करो। इतनी देर कहाँ थे? हाँ, पता है आपको हम लोगों को कितनी चिंता हो रही थी आपकी? तुम लोगों की चिंता का कारण मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक बार जो घटना हो गई वो कोई जरूरी तो नहीं कि बार बार वही घटना हो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये लीजिए मामा, गर्मा गर्म चाय, और पी करके बताइए कि चाय आपको कैसी लगी। और आपको पता है मामा, इसमें मैंने इलायची भी डाली है। अच्छा, चाय तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे स्टेशनों पे मिलती है ना, बिल्कुल कड़क वाली चाय। मामा, चाय कड़क है या फीकी, जब तक आप पिएंगे नहीं कैसे पता चलेगा कि अच्छी बनी है नहीं? अरे एक बार पीजिए तो। ठीक है। हाँ, ठीक ठाक है। मामा, मुझे पता है आप मुझे छेड़ने के लिए कह रही हैं, लेकिन डोंट वरी, मैं बुरा नहीं मानने वाला। नहीं अजय, चाय तो तुमने वाकई बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू मामा। मामा, पापा कहीं नहीं दिख रहे, सो रहे हैं क्या? नहीं, वो मॉर्निंग वॉक पे गए हैं। लेकिन उनको गए हुए तो काफी देर हो गई, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मामा, मुझे तो समझ में नहीं आता, पापा अकेले मॉर्निंग वॉक पे जाते क्यों हैं? मैंने कितनी बार उन्हें मना किया, लेकिन सुनते कहाँ हैं वो? आपको पता है ना, पिछली बारी उन पे हमला भी हो चुका। वो मनहूस घड़ी में कैसे भूल सकती हूँ? वो कहते हैं ना कि इंसान अच्छे वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त इंसान को हमेशा याद रह जाता है।
बार उनसे कहा है कि आप अकेले मॉर्निंग वॉक पे मत जाया कीजिए, लेकिन वो मेरी सुनते कहाँ हैं। मेरे जगने से पहले ही चले जाते हैं। गुड मॉर्निंग अजय। गुड मॉर्निंग पापा, प्लीज बैठिए ना। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों की अम्मा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेकिन ये बताइए क्या आप इतनी देर कहाँ थे? हाँ, पता है आपको हम लोगों को कितनी चिंता हो रही थी आपकी? तुम लोगों की चिंता का कारण मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बार जो घटना हो गई वो कोई जरूरी तो नहीं कि बार बार वही घटना हो। अब मनीषा, जल्दी से अपने हाथों की एक गर्मा गर्म चाय पी लो। बड़ी जोर की प्यास लगी है। पापा, ये चाहस क्या होता है? देखो, जब प्यास लगती है ना तो लोग पानी पीते हैं, और जब चाय पीने की तीव्र इच्छा होती है तो उसे चहास कहते हैं। ओह, तो ये बात है। आपको पता है पापा, ये शब्द मैं पहली बार सुन रहा हूँ, वो भी आपके मुंह से। अरे बेटा, मैंने भी पहली बार ही सुनी थी, है ना? लेकिन तुम्हारे डैडी प्रोफेसर है ना, इन्हें नई नई वर्ड खोजने में अच्छा लगता है और उसका अर्थ भी समझा देते हैं। मनीषा, मैं प्रोफेसर था, अब नहीं। नो पापा, वंस अ प्रोफेसर ऑलवेज अ प्रोफेसर। अच्छा अच्छा, लेकिन बेटा मैं तो अब रिटायर हो गया हूँ। है, देखो ना, यहाँ कितना सुकून और शांति है और बड़ी अच्छी नींद आती है। अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि हमें बहुत पहले यहाँ आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं प्रोफेसर साहब, देर आए दुरुस्त आए। यू नो मम्मा, पापा की आदतें बिल्कुल भी नहीं बदली। जैसे दिल्ली में थी वही आदतें यहाँ पर भी। रोज नई नई किताबें पढ़ना, खुद कुछ नया सीखना और चाहस जैसे नए शब्द हम लोगों को सिखाना, जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं था। ओह, ये तो है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन पापा, आप एक बात बताइए, आज आपको घर लौटने में इतनी देर कैसे हो गई? वो क्या है ना बेटा, वो अपने सरपंच है ना जलाल आगा साहब, सवेरे सवेरे उनका फोन आ गया था। वो मुझसे मिलना चाहते थे, तो उनसे मिलने मैं उनके घर चला गया। इसी में देर हो गई। जलाल आगा साहब का फोन आया था? क्या कह रहे थे वो? कोई विशेष कारण था क्या? विशेष कारण नहीं होता तो ऐसे ही मुझे मिलने बुलाते हो। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने। हाँ, तो वो महत्वपूर्ण बात बताइए तो सही। वो कह रहे थे कि उनकी बीमारी के कारण पिछले कई महीनों से पंचायत की एक भी मीटिंग नहीं हुई है, और वैसे भी पंचायत का कार्यकाल अब पूरा हो रहा है। जगदीश राज, हुकुम सिंह और उनके साथियों के बारे में जलाल आगा साहब की राय कोई अच्छी नहीं है। ये खुदा पहाड़ निकली जोइया। अरे उनके बारे में तो किसी की भी राय अच्छी नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात कौन सी है, ये तो बताइए। मैडम, मुझे कुछ बोलने देंगी तभी तो मैं आगे बोलूंगा। राइट पापा। ठीक है, बोलिए बोलिए। अरे चुप क्यों है, बोलिए ना। एक शर्त पे बोलूंगा, आप बीच में नहीं बोलोगे, ठीक? ठीक है बाबा, नहीं बोलूंगी। अब बोलिए। जलाल आगा साहब ने हमें ये निवेदन किया कि हम और आप जाकर एसडीएम अनीता कुमार सिंह जी से मिलें और उनसे ये निवेदन करें कि पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू करें, ताकि योग्य उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा जा सके। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक काम में फिर देर कैसे? बस चलना चाहिए। अभी अनीता कुमार जी का प्रमोशन भी हुआ है, इसी बहाने उन्हें बधाई भी दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मम्मा, अभी कुछ देर में अपने घर पे किसान बहन भाई आने वाले हैं, उनसे तो मिलके जाइएगा ना। ठीक है ना, उनसे मिलकर फिर चले जाएंगे। अब फिलहाल आप मुझे चाय तो पिलाइए। अभी लाती हूँ प्रोफेसर साहब। जी। एक मिनट। हेलो भाई, चश्मा कहाँ गया? चलो, मुझे अपने गांव घघा पर जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि वहां पर वीडियो कौन बनाएगा मेरे बगैर? गांव के लोगों को जागरूक भी तो करना है मेरे वीडियो के माध्यम से। सही कहा ना, नानी ने बोला बेटा जा, फिर हम यहाँ आ गए वापस आपके पास। ये कामयाबी है अन्नदाता की,
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। बसंती, मैं खेत पे जा रहा हूँ। चंदू आएगा तो उसको पढ़ने के लिए बिठाना, आजकल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उसको। अरे रुकिए तो सही। कुछ खा के जाइए ना, मैंने आपके लिए रोटी सब्जी बनाई है। आप बैठिए ना, मैं लेकर आती हूँ। बसंती, मुझे देर हो रही है, तुम्हारा खाना कहीं भागा नहीं जा रहा है। ट्यूबवेल चालू कर दिया है, मैं खेत से लौट के खा लूंगा। अपने खेत का पानी अपने खेत में रहे तो बेहतर है ना, दूसरे खेत में जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। मुझे जाने दे। मैं समझ गई, लेकिन 2 रोटी खाने में टाइम ही कितना लगेगा। जल्दी खाकर चले जाइए। और मुझे पता है, अगर आप एक बार खेत पर चले गए तो शाम को ही वापस आएंगे। 2 रोटी ही खा लीजिए, बैठिए मैं लाती हूँ। अरे रुको तो सही, 2 रोटी खाने में ही तो समस्या है ना। कैसी समस्या? अब तो 2 रोटी देगी खाने के लिए तो मन नहीं मानेगा, भरपेट खाना खा के ही उठूंगा, क्योंकि तेरे हाथ का स्वाद मुझे उठने नहीं देगा। अब किसान आदमी सुबह में भरपेट खाना खा ले तो खेत में कैसे काम करेगा? हाँ, आप तो हमेशा बस मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। कभी मेरे हाथ में ये स्वाद है, कभी मेरे हाथ में वो स्वाद है। अब बाकी किसान भाइयों की बीबियां उनको खाली पेट थोड़ी ना भेजती होंगी खेत पर। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आप बस खा के जाएंगे। भाभी ठीक कह रही है माधव भैया। अरे किसान आदमी है भाई, खाओगे पियोगी नहीं तो हम मजदूरी कैसे करोगी, मेहनत कैसे करोगे? क्या माधव भैया? तू भी बसंती का ही पक्ष ले रहा है। अरे औरतों का बस चले ना तो मर्द को घर से बाहर ही ना जाने दे। अब ये बता, कहां से आ रहा है और कहां को जा रहा है? माधव भैया, किसान कहां जाता है? खेत में खेती करने। डॉक्टर कहां जाता है? दवाखाने में। तो ये साजन कहां जाएगा? वीडियो बनाने। सही कहे ना? और बस अपने ये खेत खलियान में वीडियो बनाने जा रहा हूं भाई। और क्या ये जो अपने किसान भाई बहन है ना, उनको बस जागरूक तो करना पड़ेगा ना। और कौन है मेरे सिवा यहाँ पर गांव में? सही कह रहे हैं ना? वैसे ये काम तुम्हारा बहुत अच्छा है। कहां गायब हो गए थे? हम लोग तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, है ना बसंती? हाँ साजन भैया, मेरा चंदू भी यही कहता था कि वो वीडियो बनाने वाले अंकल कहाँ चले गए मम्मी। अरे भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको बगैर बताए चला गया। असल में बात क्या हुई, बनारस से बालम भैया का फोन आ गया और बालम भैया ने कहा कि नानी की तबीयत एकदम सही हो गई है। अरे हम तो खुशी के मारे पागल हो गए और निकल पड़े बनारस। और जैसे वहां नानी को देखा, नानी एकदम चंगी खड़ी है। नानी को देखकर तो खुशखुशाल हो गए हम। नानी ने कहा कि बेटा, तुमने कहा था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मुझे हरिद्वार के दर्शन करवाओगे। अब चलो भोलेनाथ के दर्शन कर ले। अरे हम भी तो खुश हो गए। चलो भोलेनाथ ने बुलाया है तो हम भी निकल पड़े। बम बम बोले अलग निरंजन, बम बम बोले अलग निरंजन। बस फिर क्या हुआ, फिर वहां से जैसे वापस आए तो आप लोगों की याद आने लगी। फिर नानी को मैंने कहा कि नानी, अब मुझे अपने गांव घंघा पर जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि वहां पर वीडियो कौन बनाएगा मेरे बगैर। गांव के लोगों को जागरूक भी तो करना है मेरे वीडियो के माध्यम से। सही कहा ना? नानी ने बोला बेटा जा। फिर हम यहाँ आ गए वापस आपके पास, और आपकी याद भी तो आ रही थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि सरकार की ओर से ये निश्चित किया गया है कि हर 2 गांव के लिए एक किसान मित्र की नियुक्ति की जाएगी, और इन किसान मित्रों की नियुक्ति करते समय जो महिला किसान है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। रशीदा, तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, इस बार चुनाव तुम लड़ोगी। दरअसल हम दोनों एसडीएम अनीता जी से मिलने गए थे, वहाँ पे चुनाव के बारे में बात करने के लिए। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर
अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नहीं इससे